हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के 13th जनरेशन के सीपीयूज़ के बारे में। इनके हम बेंचमार्क्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे और देखेंगे कि ये AMD के 7000 सीरीज़ के मुकाबले किस तरीके से कम्पीट करते हैं, इनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, किस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि क्या इंटेल ने फाइनली एक कमबैक किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं इन सीपीयूज़ के बारे में। तो देखो, इंटेल की जो 13th जनरेशन है, यानी कि ये जो रैप्टर लेक इसका जो कोड नेम है, ये इसके अंदर इंटेल ने जो है वो नंबर ऑफ एफिशिएंसी कोर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर तुम किसी भी अभी के लिए जितने भी इंटेल ने सीपीयूज़ लॉन्च किए हैं, फ्रॉम i5 टू i7 टू i9, इनके अंदर इंटेल ने कोर काउंट बढ़ा दिया है और काफ़ी बड़े नंबर से बढ़ा दिया है। आज हम जिस सीपीयू की बात करने वाले हैं, मैं जिसको रिव्यू करने वाला हूँ, वो है i5 13600K। और ये 13600K के अंदर तुमको 6 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलेंगे। ये जो सीपीयू है, ये 12 कोर 20 थ्रेड का बनता है। बहुत ही वियर्ड सा नंबर है, 12 कोर 20 थ्रेड। बट टेक्निकली अब तुम्हारा एक i5 compete कर रहा है AMD के 12 कोर वाले सीपीयू से। टेक्निकली प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट तुमको अब एक i5 के अंदर 12 कोर्स देखने को मिलेंगे। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि भैया वो तो एफिशिएंसी कोर्स है, उसके अंदर परफॉर्मेंस कोर तो मात्र 6 ही है पहले के मुकाबले, बस एफिशिएंसी कोर्स एक्स्ट्रा है। तो देखो, यहाँ पे बहुत लोगों को गलत फहमी है। एंड इसमें देखो, गलती आपकी नहीं है, गलती सभी की है, क्योंकि इस चीज़ को ना कभी ढंग से पोर्ट्रे किया नहीं गया है। तो मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो जिन कोर्स को आप एफिशिएंसी कोर्स बोल रहे हो, ये आपको बहुत कम जगह पता चलेगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन कोर्स को आप एफिशिएंसी कोर बोल रहे हो, ये कोर एफिशिएंसी कोर नहीं है। मतलब टेक्निकली एफिशिएंसी कोर्स हैं वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एफिशिएंसी कोर्स नहीं है, बट वो टेक्निकली एफिशिएंसी कोर्स नहीं भी हैं। कैसे? ये जो कोर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो ये जो टेक्निकली एफिशिएंसी कोर्स आपके हैं, ये नाम में एफिशिएंसी वाले कोर्स हैं और एक्चुअल में है भी एफिशिएंसी कोर्स। बट इनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में दीज आर क्लोज टू 19-20 का फर्क होगा। बट ये क्लोज हैं स्काईलेक कोर्स के, यानी कि ये तुम्हें स्काईलेक कोर्स के बराबर परफॉर्मेंस देते हैं। अब स्काईलेक कोर्स का क्या मतलब है? तो यानी कि जो भी तुम्हारी 10th जनरेशन तक जितने भी आपके सारे सीपीयूज है ना, 10900K इंटेल का, 9900K 8th जनरेशन हो गई, ये सारे के सारे इंटेल के 14 नैनोमीटर स्काईलेक आर्किटेक्चर बेस्ड कोर्स ही यूटिलाइज करते थे। तो वो जो कोर आपको अपने 10th जन के सीपीयूज के अंदर देखने को मिलती है ना, वही कोर्स, उतनी ही परफॉर्मेंस इन एफिशिएंसी कोर्स के अंदर है। तो टेक्निकली यस, हम इनको एफिशिएंसी कोर्स बोल जरूर रहे हैं, बट ये तुम्हारी जो वो लेटेस्ट 9th जनरेशन 10th जनरेशन वाली जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना, उनको होल्ड करते हैं। उतनी परफॉर्मेंस इन कोर्स के अंदर है। हाँ, अब तुम इन कोर्स को वो 10900K से और i5 10 उससे जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे क्लॉक स्पीड्स का भी अंतर आ जाता है। क्योंकि तुम्हारा जो 10900K है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह 4.9 वगैरह का है, और इसकी जो ई कोर्स यानी कि एफिशिएंसी कोर्स की क्लॉक स्पीड्स है वो कम है। बट टेक्निकली अगर तुम क्लॉक पर क्लॉक IPC अगर तुम निकालोगे, तो दीज आर वेरी क्लोज टू स्काईलेक कोर्स। तो नाम एफिशिएंसी है, पर इसको मोबाइल वाले कोर्स से कंपेयर मत कर लेने के। जैसे मोबाइल में होते हैं ना, वो तुम्हारे फोन में बैकग्राउंड कोर्स, एटम कोर्स वगैरह वगैरह, नहीं, वैसा नहीं है। ये एक्चुअली में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। तो अब जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हैं बेंचमार्क्स एंड परफॉर्मेंस की तरफ। लेकिन उस बेंचमार्क्स एंड परफॉर्मेंस के बाद मैं आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा इस सीपीयू के बारे में। एंड परफॉर्मेंस यार देखो, हम लोग बखूबी वाकिफ हैं, इवन दो तुम भी थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको गेमिंग के अंदर कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। बट हमें थोड़ा बहुत आइडिया पहले से था कि ये सीपीयूज कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। बाकी टेस्ट सिस्टम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। इंपॉर्टेंट चीज उन बेंचमार्क्स के बाद मैं बताऊंगा, बट बेंचमार्क देखना भी जरूरी हो जाता है, और खास करके 11th जन के बाद से तो बिल्कुल भी, क्योंकि 11th जन में जो है वो इंटेल ने बहुत ही बेकार परफॉर्म करा था। और ये मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ कि बेकार परफॉर्म करा था। आई नो इंटेल इंडिया को जो है वो 11th जन का रिव्यू खास करके पसंद नहीं आया था, क्योंकि उनको लगा था कि अरे भाई, हमारे नॉट सो गुड सीपीयू को तुमने नॉट सो गुड कैसे बोल दिया। बट इंटेल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो दिस जनरेशन तुमने इवन 12th जनरेशन में अच्छा किया था। वी आर सेइंग गुड थिंग्स। 11th जन सेम वर्डिक्ट, नो चेंजेस। बट इस जनरेशन बात करते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स की। सबसे पहले बात करते हैं सिनेबेंच की। तो सिनेबेंच सिंगल कोर में तुम देख सकते हो, इसको मैंने कंपेयर किया है 7600X से। अगेन मैं चाहता तो इसको Ryzen 7 से या किसी और हाई एंड सीपीयू से कंपेयर कर सकता था, बट मैं चाहता था कि 5 सीरीज का सीपीयू 5 सीरीज के साथ ही कंपीट करे। Ryzen 5 i5, Ryzen 7 i7, काइंड ऑफ उस तरफ से। वरना नंबर ऑफ कोर काउंट्स के हिसाब से तुम देखोगे तो उस हिसाब से तो ये 12 कोर से कंपीट करना चाहिए। बट टेक्निकली इसके अंदर आधे एफिशिएंसी कोर है, आधे परफॉर्मेंस कोर है। एक मिक्स केचप सा बन जाता है, खिचड़ी बन जाती है। तो सैलड, उस जो खिचड़ी बनी है ना, उसको हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। Ryzen 5 i5, तो ऐसे हम लोग कंपीट करेंगे। तो सिनेबेंच में तुम देख सकते हो
AMD के लेटेस्ट CPU से अगर तुम इसको कंपीट करोगे तो सिंगल कोर में देखो तुम्हें इतना कुछ बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 750 और 759 ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट मल्टी कोर में जब तुम देखोगे तो मल्टी कोर में तुम्हें यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा कोर्स इस बार इंटेल ने डाले हैं ना, तुम्हें उनका एक परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। 5850 और 9158, ये जो तुम्हें नंबर सिनेबेंच में दिख रहे हैं ना, ह्यूज नंबर्स। और अगर तुम प्रोडक्टिविटी के लिए एक होता था ना, एक सीन चेंज हो चुका है प्रोडक्टिविटी के लिए। अब इंटेल जो है प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ कोर्स बढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं वीरे की तरफ। तो वीरे में भी आपको सेम सिनेरियोस देखने को मिलेगा। 7600X को बहुत बड़े मार्जिन से इंटेल बीट कर रहा है, इंटेल का 13600K। एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला, वो एफिशिएंसी कोर जो है अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट, मतलब आई मीन लाइक एफिशिएंट है वो, बट दे आर पावरफुल एज वेल। अगर हम बात करें टाइम स्पाई एक्सट्रीम CPU स्कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा 5146 वर्सेस 7918 पॉइंट्स का। तो मल्टी कोर में अगर तुम देखोगे तो मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 40 to 50% का जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपेयर टू 7600X। 40 to 50% का इंक्रीज, समझ रहे हो? 40 to 50%, ये कोई बड़ा मतलब तुम्हें अगर नंबर नहीं लग रहा है सुनने में तो मुझे नहीं पता कि तुम किस टाइप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। नाउ लेट्स मूव टू गेमिंग बेंचमार्क्स। तो गेमिंग में सबसे पहले आते हैं बैटलफील्ड 5 की तरफ। तो बैटलफील्ड 5 में तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे इतना कुछ बड़ा मार्जिन डिफरेंस नहीं है। 220 वर्सेस 227 इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मुश्किल से देखोगे तो ये शायद 1 या 2% का परफॉर्मेंस इंक्रीज है गेमिंग में अगेन इन बैटलफील्ड 5। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अगले गेम की तरफ जाएं जो कि है असैसिन क्रीड वैलहैला, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 98 वर्सेस 115 FPS का ये जो है तुम्हें हाई डबल डिजिट परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये अराउंड 18-20% का इंक्रीज है, रफली, रफ मैथ, पेपर नैपकिन मैथ। तो तुम्हें डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन असैसिन क्रीड वैलहैला। अगर हम चल जाए अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, तो नेक्स्ट गेम आता है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। तो इसके अंदर तुम्हें 166 वर्सेस 180, इसके अंदर भी तुम्हें आई थिंक हाई सिंगल डिजिट परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है 8 to 10%। आई थिंक इतने के आसपास का ये डिफरेंस है, अगेन रफ मैथ, बट अगेन अच्छा खासा परफॉर्मेंस इंक्रीज है बिकॉज हम सिनेबेंच में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस हमारी उतनी नहीं बढ़ी है, बट वो जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कोर्स हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं जो कि है शैडो ऑफ द टूम रेडर, जिसके के अंदर तुम्हें और ज्यादा कम डिफरेंस देखने को मिलता है 207 वर्सेस 210। लेकिन अगेन तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि शैडो ऑफ द टूम रेडर काफी एक अच्छा गेम है जो कि AMD के CPUs में हिस्टोरिकली काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ है। तो यहाँ पे मैं इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि इसने इतना ज्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं दिया है इंटेल के CPUs में। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ जो कि आता है तुम्हारा वॉच डॉग लीजन, और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि 99 वर्सेस 109 FPS का तुम्हें जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यस, डिफरेंस नोटिसेबल है, तुम्हें कई गेम्स के अंदर डिफरेंस नोटिसेबल दिखेगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन टाइटल टू टाइटल। ऑन एन एवरेज तुम्हें हाई सिंगल डिजिट के आसपास देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस इंक्रीज गेमिंग के अंदर। लेकिन जो तुम्हें प्रोडक्टिविटी के अंदर जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो बहुत बड़ा है, वो ड्रास्टिक है, वो डबल डिजिट, और वो भी हाई डबल डिजिट, लाइक 40 to 50% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। गेमिंग में इतना नहीं है, गेमिंग में 8-10% का, 11% का, कुछ गेम्स एक्सेप्शन वाले तुम ले लोगे जैसे असैसिन क्रीड वैलहैला, तो वहाँ पे तुम्हें 18-20% का भी दिख जाएगा। और अगर तुम बैटलफील्ड जैसे गेम ले लोगे तो वहाँ पे तुम्हें मुश्किल से 1-2% का दिखेगा। तो गेम्स आर सब्जेक्टिव, गेम्स जो है वो तुम्हारे कुछ गेम्स के अंदर ज़्यादा दिख रहा है, कुछ गेम्स में कम। ऑन एन एवरेज तुम 10-11% का लगा सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी में सारे जितने भी बेंचमार्क्स हैं, प्रोडक्टिविटी वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सारे तुम्हें 40 से 50% का इंक्रीज देने वाले हैं बिकॉज नंबर ऑफ कोर काउंट्स, फिजिकल कोर्स इंक्रीज हुए हैं। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो पहली बात, गेमिंग में भी थोड़ा बहुत आगे है, काफ़ी मार्जिन से, मतलब कई गेम्स के अंदर नोटिसेबल मार्जिन से आगे है। तो गेमिंग के अंदर इंटेल करंटली लीड पे है, प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से लीड पे है। तो अभी इंटेल की जो 13th जनरेशन है ये ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे AMD ना तो गेमिंग में आगे है ना प्रोडक्टिविटी में आगे है। और इंटेल के लिए मैं फिलहाल बोलूँगा इंटेल इज़ करंटली द किंग इन बोथ कैटेगरीज, प्रोडक्टिविटी एंड तुम्हारा जो गेमिंग है वो भी। अब आते हैं पैसे के ऊपर कि इंटेल पैसा कितना ले रहा है इन चीज़ों का। तो ये भी मैं बोलूँगा कि करंटली इंटेल ने 13th जनरेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से नेल कर दिया है इसको, और प्राइस में भी जो है वो इंटेल करंटली लीड कर रहा है। ऑल्दो तुम्हें 11th 12th जनरेशन के मुकाबले हो सकता है 13th जनरेशन के CPUs थोड़े से एक्सपेंसिव देखने को मिले। मुझे नहीं पता थोड़ा कितना होगा, बट एक्सपेंसिव देखने को मिल सकते हैं। बट कंपैरेटिवली AMD के मुकाबले तुम्हें वो सस्ता ही पड़ेगा। क्यों? पहली बात, मदरबोर्ड्स इनके साथ आप जो मैंने एटलीस्ट यहाँ पे i5 लिया है, या फिर कोई भी CPU आप ले लो, इसमें i9 भी ले लो, यू कैन यूज़ 12th जन मदरबोर्ड। तो आप जो 12th जन के पुराने भी मदरबोर्ड अभी चल रहे हैं ना, उनको भी यूज़ कर सकते हो। आपको बायोस अपडेट करना है, अगर नया मदरबोर्ड लोगे तो आई थिंक उसके अंदर प्री अपडेटेड बायोस आएगा। बायोस अपडेट करो, पुराने जनरेशन के मदरबोर्ड लगा सकते हो और CPU लगाओ और चलाओ।
चीप मदरबोर्ड्स, इवन फॉर दिस सीपीयू, ये जो i5 मैंने 13600 के रिव्यू करा है, मैंने तो इसको Z सीरीज के मदरबोर्ड में किया है, बट आप लोग इसको एक पुराना जनरेशन का जो एक B660 मदरबोर्ड है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा सा, मैं ये नहीं बोलूँगा बेकार सा, बट एक अच्छा सा B660 मदरबोर्ड लो। ऑल्दो ये एक K सीरीज़ का सीपीयू है, इसको तुम्हें एक Z सीरीज़ के मदरबोर्ड के साथ ही लगाना चाहिए और ओवरक्लॉकिंग का मजा लेना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग बहुत फन है। ओवरक्लॉकिंग पे भी आएंगे, बट मान लो तुम्हें ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी है, मान लो तुम्हें स्टॉक पे ही चलाना है, तुम्हें छेड़छाड़ करनी नहीं है, स्टिल यू कैन यूज़ अ B सीरीज़ का मदरबोर्ड। 12-15 हज़ार का मदरबोर्ड आएगा और उस 12-15 हज़ार के मदरबोर्ड के अंदर तुम्हें पावर लिमिट्स वगैरह जो भी है वो उनको हटा देना है। तुम्हारा सीपीयू तुम्हें फुल परफॉर्मेंस देगा। तुम एक DDR4 रैम यूज़ कर सकते हो, सस्ती DDR4 रैम। अगर तुम्हें DDR5 लगानी है तो DDR5 लगाओ, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ DDR4 AMD के साथ, ओनली DDR5, जो कि बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो इस वजह से ये जो मैंने तुम्हें फैक्टर्स बताए कि पुरानी जनरेशन का मदरबोर्ड लगा सकते हो, DDR4 का सपोर्ट है, इस वजह से ये प्लेटफॉर्म, मैं सीपीयू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा होल प्लेटफॉर्म जो है तुम्हारे लिए एक चीप ऑप्शन बन जाता है। और जब इनके बजट सीपीयूज आएंगे ना, लाइक तुम्हारा 13400F जैसे i5, उनके अंदर भी कोर्स काउंट जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो तुम्हारी जो 12th जेन का जो तुम अभी 12400F यूज कर रहे थे, उनके मुकाबले तुम्हें ज्यादा कोर्स देखने को मिलेंगे 13 जनरेशन के i5 के अंदर, लॉक्ड i5 के अंदर। नाउ अब आते हैं फन फैक्ट के ऊपर, ओवरक्लॉकिंग। उससे पहले चलो थोड़ा टेम्परेचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, AMD में लोग टेंशन ले रहे थे कि 95 डिग्री रीच हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल्दो वो जो 95 डिग्री है वो AMD की तरफ से कंप्लीटली जस्टिफाइड है और उसके रीजंस हैं और वो कंप्लीटली सेफ है, कोई टेंशन नहीं है अगर तुम्हारा AMD का CPU 95 डिग्री भी जाता है तो। बट ये सीपीयू जो है वो तुम्हारा 95 नहीं जाएगा अगर तुम स्टॉक में चला रहे हो। अगेन 360 mm के साथ, लिक्विड कूलर के साथ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने AMD को भी 360 mm के साथ यूज़ किया था, तो मैं इसको भी 360 mm के साथ ही बता रहा हूँ। तो अगर तुम इसको फुल परफॉर्मेंस में चलाओगे, मस्ती तरीके से चलाओगे, तो तुम्हारे टेम्परेचर्स नॉर्मल जो रहेंगे वो रहेंगे इन हाई 70s to 80s के बीच में, 90s तुम्हारे टच नहीं होने वाले, एटलीस्ट ये पर्टिकुलर सीपीयू, दैट्स अ प्लस पॉइंट। ऊपर से तुम इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। ओवरक्लॉक, अगेन ये जो सीपीयू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो 13600 की सीपीयू है, ये इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो 5.1 गीगाहर्ट्ज़ है परफॉर्मेंस कोर की, ठीक है। परफॉर्मेंस कोर की बूस्ट क्लॉक है 5.1 गीगाहर्ट्ज़। बट अगर तुम मैनुअल ओवरक्लॉकिंग करते हो, तुम सारे परफॉर्मेंस कोर्स को ऑलमोस्ट 5.6 5.7 डिपेंडिंग ऑन योर सिलिकन लॉटरी, किस टाइप की सिलिकन है तुम्हारी, हो सकता है तुम्हारी कुछ ज़्यादा अच्छी सिलिकन निकले, तुम 5.8 गीगाहर्ट्ज़ भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो अब गिन के देखो, तुम्हारी जो ओवरऑल बूस्ट क्लॉक है वो है 5.1 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद अगर तुम मान लो रफली तुम इसे 5.6 या 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक भी ओवरक्लॉक करते हो, तो कितना तुम्हें बूस्ट मिल रहा है? 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6। मैं 5.6 ले रहा हूँ एक सेफर साइड रहने के लिए। तो तुम्हें 500 मेगाहर्ट्ज़ का बूस्ट देखने को मिल रहा है सिर्फ ओवरक्लॉकिंग करके। तो ये जो मैंने तुम्हें जो परफॉर्मेंस नंबर्स दिखाए ना, जो भी मैंने तुम्हें अभी सिनेबेंच दिखाया, जो भी तुम्हें गेमिंग बेंचमार्क्स दिखाए, इसके अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज तुम्हें देखने को मिलेगा, बिकॉज तुम ओवरक्लॉक कर रहे हो। अब तुम एफिशिएंसी कोर्स को ओवरक्लॉक करते हो तो उनको भी तुम इतना ही 400 से 500 मेगाहर्ट्ज़ कहीं नहीं गई तुम्हारी, तुम आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो। तुम्हें अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल रहा है, अनलेस यू आर कूलिंग रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर तुम कूलिंग रेस्ट्रिक्टेड हो, तुम्हारे पास कूलिंग हेडरूम ही नहीं है, पटाखा फटा, तुम लोगों को सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया, सॉरी। अनलेस तुम कूलिंग से रेस्ट्रिक्टेड हो, तो तुम्हारे लिए इशू हो सकता है। बट अगर तुम्हारे पास कूलिंग हेडरूम है, यू कैन डेफिनेटली ओवरक्लॉक द हेल आउट ऑफ दिस चिप। बहुत बहुत ज़्यादा फन है ओवरक्लॉकिंग, सिंपल है। एफिशिएंसी कोर, परफॉर्मेंस कोर्स दोनों, मैं बोलूँगा बहुत फन प्लेटफॉर्म होने वाला है ये ओवरक्लॉकिंग के लिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि इस जनरेशन के सीपीयूज के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन ओवरक्लॉकिंग ट्राई की जाए। अमेजिंग सीपीयूज, और इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से भी लग सकता है कि एक 6 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू आने वाला है इंटेल की तरफ से, तो ओवरक्लॉकिंग में ये सीपीयू तगड़े होने ही वाले हैं डेफिनेटली। नाउ इंटेल की तारीफों में एक और पुल बांधना बाकी रह गया। तो एफिशिएंसी कोर मैंने तुम्हें बता दिया कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। एक्चुअली में नाम इनका एफिशिएंसी कोर्स है, बट दे आर पावरफुल। तो उसमें देखो एक और चीज़, अगर तुम प्रोडक्टिविटी वाले बंदे हो, तुम्हें प्रोडक्टिविटी करनी है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक और पटाखा फूटा। आई एम सॉरी, दिवाली सीजन है, मैं रुक के भी वीडियो नहीं बना सकता, मतलब वो फूटते रहेंगे, चाहे तुम रात को करो चाहे सुबह को करो, वो फूटते रहेंगे लोग। सो एडवांस में हैप्पी दिवाली बाय द वे। इसी बात पे लाइक कर दो। तो ये जो एफिशिएंसी कोर्स है, इनका बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। लाइक अगर तुम एक ऐसे यूज़र हो ना, लाइक मेरी तरह यूट्यूबर जो जिसका काम है, या फिर तुम कुछ और, तुम प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग दोनों चीज़ करते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लो तुमने कोई वीडियो रेंडर पे करी है, मान लो मैं ये 13 जनरेशन का रिव्यू कर रहा हूँ, ये रिव्यू वाली जो वीडियो है ये बन रही है, और इसको मैं एडिट करके रेंडर करने पे, एक्सपोर्ट करने पे लगा देता हूँ,
ठीक है। और बीच में मेरा मन करता है यार अभी एक्सपोर्ट चल रहा है, लेकिन मैं अपना जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको मैं मिनिमाइज करके गेम खेल नहीं सकता, बिकॉज उससे मेरा रेंडर टाइम कम हो जाएगा, गेम्स में FPS नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे इस जनरेशन में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर मैंने ये वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दी, मैंने ये वीडियो रेंडर हो रही है, बन रही है, तुम्हारे परफॉर्मेंस स्कोर यूज होंगे और तुम्हारी वीडियो मस्त तरीके से रेंडर होगी। लेकिन अब मान लो तुम्हारे बीच में तुम्हें दोस्तों ने मैसेज कर दिया डिस्कॉर्ड पे कि चल भैया वैलोरेंट खेलने आ जाइए, CSGO खेलने आ जा, ठीक है। अब तुम मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैं तो कर देता हूं अपने दोस्तों को, सॉरी गाइस अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो। बट अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम उसको मिनिमाइज कर सकते हो और तुम अपना गेम चालू कर सकते हो। तो होगा ये कि जैसे तुम अपना गेम चालू करोगे, तुम्हारा जो गेम्स है, तुम्हारा गेम तुम्हारे परफॉर्मेंस कोर्स में चलना शुरू हो जाएगा, और जो तुम्हारी वीडियो रेंडर हो रही थी, जो तुम्हारी वीडियो एडिट हो रही थी, वो मूव कर जाएगी तुम्हारे एफिशिएंसी कोर की तरफ। तो तुम्हारा एक तरीके से एक बहुत ही सटल, एक स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन होगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी वीडियो बैकग्राउंड में मस्त तरीके से एडिट होती रहेगी और तुम्हारे गेम्स के अंदर तुम्हें परफॉर्मेंस हिट इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो बिकॉज गेम्स तुम्हारे अब सारे कोर्स में तो चल नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ परफॉर्मेंस कोर में चल रहा है, एफिशिएंसी कोर्स में वीडियो एडिट हो रही है, तो यस तुम्हें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हिट देखने को मिलेगा, बट वो इतना ज्यादा नहीं होगा और तुम मल्टीटास्किंग, एक्चुअल मल्टीटास्किंग जो है वो इजीली कर पाओगे। एंड आपको लग रहा होगा कि आपकी वीडियो जो एडिट हो रही है वो एफिशिएंसी कोर्स में हो रही है तो स्लो होगी, काइंड ऑफ होगी, तो हाँ स्लो होगी कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस कोर के मुकाबले, बट वो एफिशिएंसी कोर मैंने तुम्हें बताया कितने पावरफुल है। तो यस उनका नाम एफिशिएंसी कोर्स है, बट दे आर पावरफुल। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एवरीथिंग, मैं बोलूंगा हर जगह पे जो है वो करंटली इंटेल इस जनरेशन के बाद तो लीड कर रहा है। और देखो अभी AMD के पास मैं बोलूंगा सिर्फ एक एडवांटेज है, सिर्फ टेक्निकली दो एडवांटेज। पहला एडवांटेज फैन बॉयज, अगर तुम AMD के फैन हो, अगर तुम्हें AMD का ही CPU यूज करना है देन यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। दूसरा एडवांटेज जो करंटली AMD के पास है वो है सिर्फ प्लेटफॉर्म, ठीक है। यस अगर तुम AMD का CPU लेते हो तुम्हें एक नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा और DDR5 रैम लेनी पड़ेगी, महंगा पड़ेगा। बट तुम्हारे पास एक फायदा है कि तुम्हारा जो AM5 प्लेटफॉर्म पे जो तुम शिफ्ट हो गए उसमें AMD तुम्हें आने वाले 2-3-4 साल तक जो है वो एटलीस्ट 3 से 4 साल तक तुम्हें जो है वो सेम मदरबोर्ड के ऊपर मल्टीपल जनरेशन का सपोर्ट दे देगा, जैसे कि उन्होंने AM4 के साथ किया। जबकि अगर तुम इस 13th जनरेशन के लिए अगर तुम एक बार मदरबोर्ड लेते हो तो 14th जनरेशन में तुम्हें कंप्लीटली नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। तो वो एक प्लेटफॉर्म वाला जो फीचर है वो स्टिल AMD के पास है, बट उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मल्टी कोर परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोर परफॉर्मेंस, तुम्हारा ओवरऑल PC बिल्ड का वैल्यू इंटेल में सस्ता पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा एक बेस्ट वैल्यू जो है वो अभी क्राउन, एटलीस्ट इंटेल ने ओवरऑल क्राउन जो है वो इंटेल ने विन कर लिया है। तो तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर गाइस।